अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ड्रग्स फॉर एनीमिया। ठीक है, हमारे पास जो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक एनीमिया का और दूसरा एंटीकोएगुलेंट्स का। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रग्स फॉर एनीमिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या है। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें सारा एनीमिया को एक्सप्लेन किया गया कि एनीमिया बेसिकली होता क्या है, उसके साइन सिम्टम क्या है और एनीमिया की टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एनीमिया हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास आरबीसीज का नंबर या तो कम होता है या फिर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल है ना ब्लड में वो कम हो जाता है। सो बेसिकली हम आम जुबान में यही कहते हैं कि जब पर्सन का एचपी लेवल लो है सो दैट इज बेसिकली एनीमिया। एनीमिया के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? साइन सिम्टम्स में हमारे पास पेलनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पैलोर है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काफी एडवांस स्टेज में जाके होता है। बाकी हमारे पास फटीग और जो है वो पैलर और डिजीनेस, ये हमारे पास जनरल साइन एंड सिम्टम है जो कि हमारे पास एनीमिया में होते हैं। एनीमिया के अपोजिट क्या हो सकता है, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एनीमिया हो सकता है? तब हो सकता है जब क्रोनिक ब्लड लॉस है, बोन मैरो एबनॉर्मेलिटीज है, या फिर इंक्रीज हीमोलिसिस हो रही है हमारे ब्लड में, ब्लड की ब्रेक डाउन हो रही है किसी भी कॉज की वजह से, कोई इन्फेक्शन है, कोई मेलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, कोई एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है, रीनल फेलियर हो गया, या कोई भी ऐसे नंबर ऑफ डिजीजेज हैं जो कि आपको एनीमिया कोज कर सकते हैं। फर्दर कुछ ऐसी टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जिनके इंटेक की वजह से आपकी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन या तो अफेक्ट होती है या फिर आपकी नॉर्मल एचपी लेवल जो है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आपके पास डाइटरी डेफिशिएंसीज है, यानी आप विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड या आयरन का कंटेंट जो है वो कम इंटेक कर रहे हैं, उन कंडीशंस में भी आपके पास एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो कि आपकी आरबीसीज की, आपकी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए जो है वो कंपल्सरी होता है। आयरन आपकी एचबी की प्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी है, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी आरबीसी की। तो आपके पास एनीमिया बेसिकली क्या है, जब आरबीसी या हीमोग्लोबिन का लेवल आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में कम हो गया है। ठीक है, सो दैट विल, यहाँ तक हमने देख लिया कि एनीमिया क्या है। अब अगर हमारे पास एनीमिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन से एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो मेन एजेंट है हमारे पास आयरन। ठीक है, हमारे पास वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में आयरन कम होने की वजह से आपके पास एनीमिया हो जाता है। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हम आयरन देंगे, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो हम आयरन का इंटेक बढ़ा देंगे। अब हमारे पास आयरन किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, आयरन हम कैसे देते हैं और आयरन अगर हम दें तो उसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो आयरन है ना बॉडी में, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में जो है वो स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, स्प्लीन में स्टोर होता है और बोन मैरो में स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ फेरेटिन। और जब ये बॉडी में मूव कर रहा होता है तो ये ट्रांसपेरेंट प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड करके मूव करता है। ठीक है, यानी फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, ट्रांसपेरेंट की फॉर्म में हमारे पास बॉडी में मूव कर रहा होता है। आयरन डेफिशिएंसी अगर आपके पास है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में नॉर्मल एचपी की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? वो हो सकती है किसी क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से, या फिर आप इनटेक ही कम कर रहे हैं, या ड्यूरिंग आप ग्रोथ स्टेज में हो तो आपको उतना इनटेक नहीं हो रहा जितना आपको रिक्वायर है, हैवीली मेंस्ट्रुएटिंग या प्रेग्नेंट फीमेल है तो उन कंडीशन में भी आपके पास आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लीड करेगी। अगर आपके पास आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो आपका जो सेल होगा ना वो हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक होगा। हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि उसमें कलर जो है वो कम होगा, लेस कलर होगा, एंड माइक्रोसिटिक यानी वो साइज में भी छोटा होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कि आपके पास प्रेजेंटेशन ये होती है कि आपके सेल का साइज भी छोटा होता है और उसका कलर भी लेस होता है। जनरल साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टीका एंड किलोनोकिया की कंडीशन शो होते हैं। किलोनोकिया बेसिकली क्या होता है, आपके जो नेल्स है वो अप उनमें स्पून लाइक अपीयरेंस हो जाती है, यानी आपके नेल का एक कर्वेचर बन जाता है, अपवर्ड कर्वेचर बन जाता है और उसकी जो अपीयरेंस होता है वो स्पून लाइक हो जाती है। और टीका क्या कंडीशन होती है, पर्सन को ऐसी चीजों की भूख या क्रेविंग फील होती है जो कि एक्चुअल में आपके पास जिनकी कोई डाइटरी वैल्यू नहीं होती है, जो जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। जैसे कुछ लोग चौक खाते हैं, कुछ लोग कली खाते हैं, कुछ लोग मट्टी खाते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों की हंगर होना जो कि एक्चुअल में कोई भी डाइटरी इफेक्ट जो है वो लीड नहीं करती।
अब आपको अगर जो है वो पता चल गया कि आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो डेफिनेटली हम उस पर्सन को क्या देंगे, उसको आयरन देंगे। आयरन की सप्लीमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, और जनरली रिकमेंडेड किया है कि आप 150 टू 180 मिलीग्राम ऑफ आयरन एक पर्सन को दें, जो कि 2 to 3 डोजेस में डिवाइडेड हो। यानी इकट्ठा आपने सारा इंटेक नहीं करना, आपने 3 से 4 डोज में या 2 से 3 डोज में उसको डिवाइड करके पूरे डे में जो है वो उसका इंटेक करना है। जब हम आयरन देते हैं तो उसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी वो एब्जॉर्ब होता है, या फिर हम आईवी में भी दे सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पहले करें। क्योंकि हमारी स्टमक कंडीशन एसिडिक होती है, तो एसिडिक कंडीशन में हमारे पास आयरन जो है वो बिल्कुल सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, और जब वो ड्यूटेनम में जाते हैं तो वहां जाके उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ये कि अगर पर्सन को डेफिशिएंसी है ना आयरन की, तो ये लाइकली सी बात है कि बॉडी ज्यादा से ज्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, ताकि जो है वो बॉडी में आयरन के स्टोर्स बिल्डअप हो सके। आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने 2-3 दिन आयरन नहीं खाया तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में आयरन स्टोर है। जब प्रोलोंग्ड आपकी डाइट में आयरन की कमी होगी, तब वो अल्टीमेटली आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लीड करेगी। जब आपने किसी पर्सन को आयरन देना है, तो आपने कोशिश करनी है वो 2 to 3 डोजेस में एक दिन में डिवाइडेड हो। आपने इकट्ठा सारा नहीं देना। फिर आपके पास ओरल प्रिपरेशन ऑफ आयरन है, यानी ओरल फॉर्म में कौन कौन से अवेलेबल है, जिसमें आपके पास क्या है, आपके पास फीरस सल्फेट है, आपके पास फीरस फ्यूमरेट है, फीरस ग्लूकोनेट है, पॉलीसेक्राइड आयरन कॉम्प्लेक्स है, और कार्बोनाइल आयरन फॉर्मुलेशन है। ये सारी आपके पास ओरल प्रिपरेशन है। और अगर हम बात करें पेरेंटेरल फॉर्मेशन की, यानी जो आप आईवी में देते हो, तो उसमें आपके पास आयरन डेक्सट्रन है, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट है, फ्यूमेरिक्सोटोल है, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज है, और आयरन सुक्रोज है। ये सारी आपके पास क्या है, पेरेंटेरल फॉर्मेशन है। अब नीचे अगर आप इस टेबल पे आए, तो उन्होंने समराइज किया हुआ है कि आपके पास आयरन फॉर्मुलेशन कौन कौन सी है, वो किस ब्रांड नेम से आती हैं, उनके एलिमेंटल आयरन जो है वो उसमें कितना है आपके पास, और उनके उनको देते हुए आपने क्या चीजें अपने जहन में रखी हैं। अब इस टेबल में से आपने याद क्या करना है, इस टेबल में जस्ट आपने ये दो मेजर देखना है कि कार्बोनाइल आयरन में 100% आयरन की कंसेंट्रेशन है, और पॉलीसेक्राइड आयरन कॉम्प्लेक्स में भी 100% है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फीरस ग्लूकोनेट है, आपने उसके नोट्स को याद करना है कि इसमें लेस एलिमेंटल आयरन होता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो टोलरेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, इसकी टोलरेबिलिटी जो है वो बिल्कुल फीरस सल्फेट जैसी होती है। इसलिए हम इसको जो है वो ज्यादा इनटेक करते हैं, या ज्यादा जो है वो ओरल सप्लीमेंटेशन में आपके पास फीरस सल्फेट और फीरस ग्लूकोनेट यूज होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी तक हमने देखा एनीमिया क्या है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, हमने अगर आयरन देना है तो उसको कैसे देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर जब आप आयरन दे रहे हो तो आपको उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। आयरन अगर कोई पर्सन इंटेक कर रहा है, तो उसको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है। ठीक है। कुछ लोग जो है वो आयरन से सेंसिटिव भी हो सकते हैं, तो उनको फैटल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं। तो आपने जब भी आयरन देना है, तो आयरन देने से पहले एक टेस्ट डोज देना है। टेस्ट डोज दे के आपसे चेक करना है कि क्या वो पर्सन आयरन हाइपरसेंसिटिव नहीं है। आपने जब टेस्ट डोज एडमिनिस्टर किया, आपने देखा कि सब नॉर्मल है, तो आपको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोलिक एसिड। आपको डेफिनेटली फोलिक एसिड की से भी तो एनीमिया हो सकता है ना। आपने उस कंडीशन में आप पर्सन को क्या करेंगे, आप उसको फोलिक फोलिक एसिड जो है वो भी आपके पास फोलिक एसिड टैबलेट की फॉर्म में। सो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बेसिकली आपके पास डेफिशिएंसी है। अगर किसी पर्सन को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो उसके क्या कॉजेज है। उसके कॉज हो सकते हैं कि उसकी बॉडी में फोलिक एसिड की डिमांड ज्यादा है, बट वो इनटेक कम कर रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी कंडीशन हो सकती है, या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर है, फोलिक एसिड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से सही तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, या फिर
ट्रीटमेंट कुछ ऐसी ड्रग का वो ट्रीटमेंट ले रहा है जो कि फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रही है, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, ट्राइमिथोप्रिम है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साथ जो है वो, जिनकी वजह से आपका अल्टीमेटली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो कीप इन माइंड उनके साथ फोलिक एसिड भी आपको लाजमी दिया जाता है, ताकि बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया जब होता है ना, तो आपके सेल का साइज है वो मेगैलोब्लास्टिक हो जाता है, यानी वो लार्ज साइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होती, प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है उसका साइज बढ़ता जा रहा होता है और डीएनए प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली आपके सेल का साइज बड़ा हो जाता है, बट सेल के नंबर जो है वो नहीं बढ़ते। बड़े बड़े साइज के आपके पास आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, बट उनके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो क्या होता है, लैक कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास डीएनए की प्रोडक्शन के लिए फोलिक एसिड चाहिए था, फोलिक एसिड था नहीं, डीएनए प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, बट साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होता जा रहा था। सो दैट कंडीशन इज बेसिकली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। आपने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अगर किसी पर्सन को है तो उसको डेफिनेटली हम फोलिक एसिड देंगे। फोलिक एसिड के लिए आपके पास ओरल फोलिक एसिड जो है आपके पास टैबलेट्स होती हैं, आप उनका इंटेक करते हैं। और इसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो बहुत रेयर है कि किसी पर्सन को हो, अभी तक जो है वो इतनी खास रिपोर्ट नहीं हुई। बट पेरेंटेरल यानी अगर आप आईवी की फॉर्म में फोलिक एसिड देना है तो शायद आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए, तो इसलिए आपने इसका भी टेस्ट डोज पहले एडमिनिस्टर करना है, फिर इसको जो है वो किसी पर्सन को देना है, स्पेशली तब जब आप आईवी में फोलिक एसिड दे रहे हैं। बट ज्यादातर ये आपके पास क्या है, ओरल फॉर्म में अवेलेबल है। अ, आपका जो फोलिक एसिड है उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, वो होती है जीजीनम में। ओके, उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया जो कि आपके पास विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। उसके लिए हम पर्सन को क्या देते हैं, तब हम उसको विटामिन बी 12 देते हैं। जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कब हो सकती है, अगेन वही, अगर बॉडी में आपकी एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पा रही विटामिन बी 12 की, या कुछ ऐसी आपकी बाय बर्थ कंडीशन है कि जिसमें आपका इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है, जो कि अल्टीमेटली आपकी इस टाइप ऑफ एनीमिया को लीड कर रही है। तो उस कंडीशन में हम पर्सन को विटामिन बी 12 की सप्लीमेंटेशन देंगे। आपके पास एक टाइप ऑफ विटामिन है, आपके पास विटामिन बी 12 इजीली ओरल फॉर्म में अवेलेबल होता है। उन पर्सन को हम जो है वो ऑलरेडी जो है वो विटामिन बी 12 दे सकते हैं। और आपके पास इसकी अगेन जो है वो पेरेंटेरल जो है वो फॉर्मेशन में भी अवेलेबल है। इसको आप आईएम जो है वो इंजेक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, वंस इन अ मंथ। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको परमानेंटली आपको जो है वो देना पड़ता है विटामिन बी 12। वो क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती, बाय बर्थ उनमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने उस पर्सन को साथ साथ जो है वो विटामिन बी 12 थ्रू आउट लाइफ उसको देते रहना है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो उसके साइन सिम्टम्स आपको कैसे नजर आएंगे, उसको टिंगलिंग होगी, उसको वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, शिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, इस तरह के उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो शो हो सकते हैं। तो आपने विटामिन बी 12 उसको मिनरल की फॉर्म में मल्टीविटामिन के साथ आप दे सकते हैं, या विटामिन अलग से विटामिन बी 12 आप उस पर्सन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं आईवी में या फिर आईएम इंजेक्शन की फॉर्म में। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब किसी पर्सन को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है ना, तो मोस्टली ये होता है कि विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 जो है यानी फोलिक एसिड, इनकी जो डेफिशिएंसी है और उनके जो साइन सिम्टम है बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो फोलिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की जो सिम्टम्स हैं वो सारे मास्क हो जाते हैं या छुप जाते हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अगर किसी पर्सन को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है या विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, आपने कोशिश करनी है कि विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड दोनों उसको साथ ही एडमिनिस्टर किए जाए, ताकि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू ना हो, क्योंकि आपके पास फिर न्यूरोलॉजिकल इशू हो सकता है इन केस अगर आपके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास अगर जो है वो किसी पर्सन में आरबीसी की प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपके पास उस पर्सन को नहीं में, यानी उसकी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, उसको एरिथ्रोपोइटिन या डेर्मापोइटिन जो है वो उस पर्सन को एडमिनिस्टर करते हैं। ये आपके पास समझ लें एक तरह का हार्मोन है जो कि आपकी किडनी से सिक्रीट होता है, वो इसलिए ताकि आपके आरबीसी की प्रोडक्शन हो सके। तो उन पर्सन में क्योंकि आरबीसी की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो
होती है तो हम उनको क्या करते हैं, ये हार्मोन देते हैं ताकि उनकी बॉडी में आरबीसीज की प्रोडक्शन हो। बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी से जो है वो रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन ये एक तरह का आपके पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये काम क्या करता है, ये आपके पास प्री एरिथ्रोब्लास्ट को जो है वो या जिसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं उनको डिफरेंशिएट कराता है इनटू आरबीसी। तो एरिथ्रोपोइटिन आप उस कंडीशन में देते हो अगर पर्सन के जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही। आरबीसी की प्रोडक्शन कब सही नहीं हो रही, वो किसी स्वेयर टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है उस पर्सन को जिसकी वजह से उसकी आरबीसी की प्रोडक्शन सही ना हो रही है। वो क्या है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, आपके पास यहाँ एचआईवी है, स्वेयर आपके पास यानी एड्स की स्वेयर कंडीशन है, एंड स्टेज पे चला गया, कोई स्वेयर इन्फेक्शन है, या फिर उसको कोई कैंसर है। तो उन सारी कंडीशंस में क्या हो सकता है, उस पर्सन की आरबीसी की प्रोडक्शन सही नहीं होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इथ्रोपोइटिन या डर्मापोइटिन जो कि आपके पास एक सिंथेटिक फॉर्म है, वो हम उस पर्सन को जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसकी बॉडी में प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद हमारे पास अगर किसी पर्सन को आप दे रहे हैं एरिथ्रोपोइटिन तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसकी सप्लीमेंटेशन के। वो एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सीरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं, सुगर हाइपरटेंशन हो सकती है आपके पास, आपको कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, आर्थ्रेल्जिया जो कि आपकी जॉइंट्स में पेन है वो आपको हो सकती है। इसके अलावा ये कि हम पर्सन को जो है वो एरिथ्रोपोइटिन जब एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आपने अगर किसी पर्सन का एचबी या आरबीसी लेवल बहुत लो है तब आपने उसको एरिथ्रोपोइटिन एडमिनिस्टर करना है, अदरवाइज नहीं करना। और एरिथ्रोपोइटिन आपने एडमिनिस्टर इस तरह से करना है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मोर देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो 2 वीक के पीरियड में इंक्रीज ना हो, यानी 2 वीक्स में जस्ट 1 ग्राम पर डेसीलीटर वो स्लोली इंक्रीज हो, आपने ऐसे एरिथ्रोपोइटिन उसको एडमिनिस्टर करना है। और इन केस उसका ओवरऑल जो एचबी लेवल है वो 10 से बढ़ जाता है तो आपने फिर उसको एरिथ्रोपोइटिन के एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कर देने, ये इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है, कि आपने एरिथ्रोपोइटिन इस तरह से एडमिनिस्टर करना है कि 2 वीक के पीरियड में 1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा उसकी हीमोग्लोबिन सडनली ना बढ़े, इस तरह से आपने उसको एडमिनिस्टर करना है। यहाँ तक हमारे आरबीसी से रिलेटेड। अब next किसी को डब्ल्यूबीसी का इश्यू है, उसकी बॉडी में न्यूट्रोपीनिया हो गया, यानी उसकी न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन जो है वो, या डब्ल्यूबीसी या ग्रैन्युलोसाइट कोई भी वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम है तो उस पर्सन को देन हम जो है वो सर्टेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो सही तरह से हो सके। अब हमारे पास डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती है, दो टाइप ऑफ आपके पास जो है वो मेडिसिन होती हैं जो हम उन पर्सन को देते हैं। ये मोस्टली आपके पास सबकट और आईवी की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपके पास ये जितने भी मैं आपको बता लगी हूँ मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल इन आईवी एंड सबक्यूटेनियस फॉर्म ऑफ डोजेज। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी है। हमारे पास माइलोइड ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, और आप के पास जो है वो ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग कॉलोनी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने लिखा हुआ है जी सी एस, देखो ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड जीएमसीएस है, तो आपके पास ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अगर हम देखें क्या क्या माइलोइड ग्रोथ फैक्टर या ग्रेन्युलर कॉलोनी फैक्टर जो कि आपके पास है जीसीएस, तो उसमें आपका कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, उसमें आपके पास फिल्डेस्ट्रम, टेबुफिल्डेस्ट्रम एंड पैक्स्ट्रम। और अगर हम जीएमसीएस ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कोलोस्टिमुलेटिंग फैक्टर की तरफ आए, उसमें आपको कौन कौन सी मेडिकेशन आ जाती है, उसमें आपके पास आ जाती है सरगैडोमैक्सिन। ठीक है, ये आपके पास मेडिसिन आपको मोस्ट लेबल इन सब आईवी फॉर्म, यानी आपके पास या तो आप सबक्यूटेनियस में इनको देते हो या आप इनको आईवी की फॉर्म में देते हो। और यूनिट जो है वो आप 5000 से लेके 10,000 माइक्रो लीटर जो है वो उसकी फॉर्म में आप इसको एडमिनिस्टर करते हो।
अब हमारे पास इस टॉपिक का जो है वो लास्ट पार्ट रहता है, जो कि अगर किसी पर्सन को सिकल सेल जो है वो डिजीज है, यानी सिकल सेल एनीमिया है या सिकल सेल डिजीज है, तो उस कंडीशन को हम जो है वो कैसे ट्रीट करेंगे। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो बेसिकली जो है वो ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं। एक हाइड्रोक्सी यूरिया है और दूसरी आपके पास पेंटोक्सीफाइलिन है। ठीक है। जो आपके पास हाइड्रोक्सी यूरिया वो ज्यादातर आपके पास यूज होते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो आपके पास जो फीटल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है ना उसको ज्यादा करवा देती है। ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास सिकल सेल जो सिकल शेप के जो सेल्स है ना उनकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने क्या अपना एक पूरा टेबल बनाया हुआ है जो आपके पूरे चैप्टर को समराइज करता है। ठीक है कि अगर आप साइनोकोबालामिन दे रहे हैं उसकी क्या आपका एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है। अगर आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर साथ ले रहे हैं तो आपने केयरफुल रहना है। और आपने जब साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी 12 एडमिनिस्टर करना है तो आपने साथ साथ आयरन और फोलेट के लेवल को मॉनिटर करना है। एरिथ्रोपोइटिन अल्फा दे रहे हैं तो उसकी क्या आपके पास एडवर्स इफेक्ट है। वो आपके पास डेर्बोपोइटिन अल्फा के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वो दे रहे हैं तो आपने सीरम फेरेटिन और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। इसी तरह डेर्बापोइटिन अल्फा है उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है और किन पैरामीटर को आपने मॉनिटर करना है। इसी तरह फोलिक एसिड है। ठीक है। फोलिक एसिड जो है वो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। फोलिक एसिड के साथ जो है वो कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करती है और आपने सीबीसी और सीरम फोलेट लेवल को मॉनिटर करना है। सेम गोज फॉर आयरन एंड हाइड्रोक्सी यूरिया। अब इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, आपने याद क्या क्या करना है और क्या क्या आपने इग्नोर करना है। ठीक है। आपने इस टेबल को तो मस्ट याद करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये टेबल पूरा आप याद करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। ये जो टेबल है आप इसको मार्क कर लेंगे, आपने मस्ट करना है। इसके अलावा आपने आयरन की जो सारी प्रिपरेशन हैं वो आपने अच्छे से याद करनी है कि आयरन की कौन कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल है। और आपके पास जो है वो कौन किसमें एलिमेंटल आयरन जो है वो 100% होता है, तो वो आपके पास कार्बोक्सिल आयरन और पॉलीसेक्राइड आयरन कॉम्प्लेक्स में होता है। आपके पास पेरेंटाइल फॉर्मेशन में कौन कौन सी हैं और ओरल प्रिपरेशन में कौन सी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इस चैप्टर में जस्ट इतना ही है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।